इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। ओ सदियों के ठहरे पानी, ओ सदियों के ठहरे पानी, बहती धारा बन जा। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ए पगड़ी संभाल जट्टा। देखता हूँ मैं जिसे, वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जेल खाना है। तो इसी तरीके से जो है दूसरे दिन जब अखबारों में छपा कि बालक चंद्रशेखर आजाद, तो इसी तरीके से जो है उनका नाम आजाद पड़ा। और बाद में हम देखते हैं कि जो है पूरा अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी जो पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, लेकिन जो है मरते दम तक वो पकड़े नहीं गए। और जब अल्फ्रेड पार्क में, जब इलाहाबाद के एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, उस पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद आए थे, एक हिंदुस्तानी मुखबिर द्वारा जो है उनका नाम, जब पुलिस को खबर दी गई कि चंद्रशेखर आजाद जो है इस पार्क में अभी मौजूद है, तब जो है पुलिस ने चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, इस पार्क को घेर लिया गया। एक चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा फौज लगा दी इलाहाबाद के। और उस समय भी जो है एक पेड़ के पीछे छुपकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। और उनके हाथ में एक बंदूक था, उस बंदूक में जितनी गोलियां थी, वो गोली जो है जो फौज का सामना किया उस गोली के माध्यम से। और जब आखिरी गोली उनके हाथ में रह गई, तब जो है उन्होंने कहा कि मैं आजाद पैदा हुआ हूँ और आजादी मरूंगा। इसी को कहते हुए जो है वो आखिरी गोली उन्होंने खुद अपने सिर पे तान दी और अपने आप को गोली मारकर इस देश के लिए शहीद हुए थे। हमारे देश के हुक्मरान और हमारे देश के उद्योगपति वर्ग आज हमारा शोषण कर रहे हैं। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन आज हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश भारत में ये आंदोलन चल रहा है लगभग 3 महीने से। किसान 3 महीने से ज़्यादा हो गए। आज हम 28 फरवरी यहाँ पर 28 फरवरी में हैं और 26 नवंबर से लेकर के हमारे देश में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको किसान आंदोलन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। और इसमें करोड़ों करोड़ लोग जन आंदोलन, मतलब किसान हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, इस आंदोलन में शामिल हैं। और केवल हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश के ही लोग नहीं, बल्कि विदेशों से भी इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भी इस आंदोलन को बहुत समर्थन दे रहे हैं।
वो हर तरीके से, जिस तरीके से वो इस आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनकी सरकारें हैं उन पर भी दबाव बना करके उन सरकारों से भी बयान दिलवाया जा रहा है कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। साथियों, 12 बार किसान नेताओं की बैठक हो गई, उनसे बातचीत हो गई और उनको इस बात से अवगत कराया गया कि इन तीनों कृषि कानूनों से आम जनता को, किसानों से क्या नुकसान है और क्यों इनको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब गाए बगाए वो एक ही बयान दे रहे हैं कि कोई आकर मुझे बताए कि इन कानूनों में काला क्या है। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। आप एक एक कानून का विश्लेषण कर लीजिए। 12 बार उनके साथ बैठकें हुई हैं, किसान नेताओं की घंटों चलने वाली बैठक हुई है, उनमें यही बताया गया कि काला क्या है। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं साथियों, ये तीनों कानून जो लाए गए हैं असल में हमारे देश में, देश की अर्थव्यवस्था में 1991 में जो भूमंडलीकरण की नीति को लागू किया गया था, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति को लागू किया था। क्या है ये नीति? इस नीति के तहत जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जो भी सरकारी क्षेत्र है, चाहे भले ही वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे जो हमारे PSU जिनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जैसे रेल है, भेल है, गेल है, इस तरह के जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से शायद 259 हमारे देश में पब्लिक सेक्टर हैं, जिनमें तमाम सरकारी बैंक भी आते हैं। ये नीति है भूमंडलीकरण की कि इन तमाम पब्लिक सेक्टरों में जो भी सरकारी चीज है इन सबको प्राइवेट हाथों में दिया जाना चाहिए। ये भूमंडलीकरण की नीति जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके दबाव में, देशी और विदेशी मुझे कहना चाहिए, हमारे देश की और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में ये नीतियां पूरे देश, पूरी दुनिया के देशों में लागू की जा रही हैं। उनका उद्देश्य है कि जनता की जेब से जिस तरीके से भी हो उसी तरीके से पैसा निकाला जाए, हर एक चीज को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। आप देख रहे हैं ये जो तत्कालीन इस साल का जो बजट आया है, ये बजट में और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि निजीकरण का ये रोडमैप तैयार किया है सरकार ने। मोदी जी खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हम 100% जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी सरकारी उद्योग है, हम उनको निजी हाथों में दे देंगे। और तो और इससे भी आगे बढ़कर के बेशर्मी के साथ ये बयान दे रहे हैं कि सरकार का काम व्यापार चलाना नहीं है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, इसीलिए हम उद्योग धंधे नहीं चलाएंगे। हम ये उनको कहना चाहते हैं कि ये उद्योग धंधे व्यापार के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगाए गए थे। यही है, बहुत सारी बातों से आप लोग वाकिफ हैं और बहुत सारी बातों को अब हर नागरिक देश का समझ रहा है, महसूस कर रहा है और भी ज्यादा। लेकिन साथ में एक प्रश्न सबके मन में गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, आखिर हम ऐसी स्थिति में फिर क्यों पहुंच गए हैं। हर चीज को सरकार सरकारी चीजों को खत्म करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रही है, सब चीज महंगी हो रही है, रोजगार नहीं है, चारों तरफ से परेशानी है। अभी तक तो हम देखा करते थे कि सरकारें जनता के लिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो व्यवस्था करती थी, कम से कम इलाज का, पढ़ाई का, कम से कम उसे रोटी मिले, सस्ते दामों मिले, इसके लिए कंट्रोल की दुकान खोल के उसकी व्यवस्था सरकार करती थी। तो इतना तो मिनिमम कम से कम सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती थी और इन सारी चीजों की व्यवस्था करके देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया, अब ऐसा क्या घट गया कि अब हमारी सरकारें इन सारी चीजों से पीछे हट रही हैं और अब एकदम हाथ खड़े करके बोल रही हैं कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है और इसलिए अब आप लोग खुद देखो जो भी है, ये सारे काम सरकार नहीं करेगी। सरकार अभी जो खुलेआम जो बात कह रही है कि वो ये सारे सरकारी जो संस्थान है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इनको बेच देगी कंपनियों को और क्या रखेगी अपने पास, केवल वो रखेगी कोर्ट कचहरी, केवल वो रखेगी पुलिस थाना, केवल वो रखेगी फौज, ये होंगे सरकार के पास, बाकी सारी चीजें होंगी कंपनियों के पास। यानी हमें अपनी जरूरत की हर चीज के लिए जाना है कंपनियों के पास। तो सरकार ये जो कह रही है और आज जो हालात में हम लोग पहुंच गए हैं कि सरकार सब कुछ बेचते बेचते, बिजली, हमारा इलाज,
हमारी शिक्षा, सब चीज को, सड़कों को सरकार ने ठेके पर दे दिया। उनकी वो सड़क पर चलने की, सड़क पर गाड़ियां दौड़ाने की वसूली कर रहे हैं, टैक्स वसूली होती है। और कोई भी चीज आप ले लीजिए, हर चीज पर, अब पानी पर भी टैक्स लगातार बढ़ने लगा है और ये बढ़ेगा। ये आप लोग अभी से समझ लीजिए। कई राज्यों में ये प्राइवेट हो चुका है, दिल्ली में बहुत पहले हो गया था। ये पानी भी प्राइवेट हाथों में जाना है। अभी केवल बची हुई है तो हवा, बाकी सब प्राइवेट होना है, ये तय हो चुका है और ये हो जाएगा। अब बात ये है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब मामला क्या है और इससे कैसे निपटा जाए। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को याद करने के लिए। उनको याद करना क्या मात्र एक औपचारिकता है कि उनकी तस्वीर लगाकर यहाँ फूल चढ़ाएंगे, उनके बारे में कुछ बात करेंगे और बस आज की हमारी जो है, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। क्या बात सिर्फ इतनी सी है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैंने जो इसके पहले जो सारी बातें कही हैं, उसी से इस बात का सीधा संबंध है। और आज हम चंद्रशेखर आजाद को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अकेले इकट्ठा नहीं हुए हैं कि उन्होंने देश को आजाद करने के लिए बलिदान दिया था, बल्कि साथ में आज हम जिस मुसीबत में पड़े हुए हैं, इस मुसीबत से हमें रास्ता कैसे मिले, उस रास्ते को खोजने के लिए सही चंद्रशेखर आजाद की शरण में फिर पहुंचे हैं, भगत सिंह नेताजी की शरण में फिर पहुंचे हैं कि हमें रास्ता दिखाओ, क्योंकि यही तो है हमारे पूर्वज।